नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। खनन घोटाले को लेकर के झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री सरयू राय जी ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं और उनके निशाने पर है उन्हीं के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास जी। रघुवर दास जी से जाने क्या खुन्नस है कि लगातार वो निशाने पर लिए रहते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ निशाने पर ले रहे हैं बल्कि फैक्ट्स भी है उनके पास में। वो बकायदा ईडी को ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि पृष्ठ संख्या 94-95 देख लें कि 2014 से 2019 के बीच में उसी पीपी यानी प्रेम प्रकाश के जो 233 रेलवे रैक सप्लाई का काम जो प्रेम प्रकाश की कंपनी ने किया है, उससे जो पैसा आया है वो किस अकाउंट में गया है, रघुवर दास के या हेमंत सोरेन के। देखना बहुत दिलचस्प है। यह जो एक जैसे हम लोग कहते हैं यूट्यूब की भाषा में फिलर्स होता है, जैसे कि कुछ मेन कंटेंट होता है और बीच बीच में कहीं ड्रॉप होता है। जैसे मैं कुछ कहते कहते भूल जाऊंगा तो कुछ ऊ करते हैं, कुछ वैसा ही झारखंड की राजनीति के फिलर्स हो गए हैं रघुवर दास और सरयू राय। जब भी हेमंत सोरेन से या भारतीय जनता पार्टी से और ईडी से ध्यान हटेगा तो आपको जो ध्यान आकर्षित करेगा वह चीज़ है सरयू राय जी का लगातार अटैक जो कि रघुवर दास की तरफ हो रहा है। और रघुवर दास को वो आजकल RRR के नाम से पुकारते हैं कि ईडी को कार्रवाई करनी है, अवैध घोटाला में अगर जांच करनी है तो पहले RRR पर करे। आइए समझते हैं ये RRR क्या है। वो सिनेमा वाला RRR नहीं है, ये RRR है सरकार चलाने वाला शासन का 3 महाशक्तिमान। पहला वही जो उस समय की सबसे ताकतवर प्रशासनिक पदाधिकारी रही, जी हाँ, राजबाला वर्मा जो मुख्य सचिव थी, पहला R। दूसरा R मुख्यमंत्री का अपना आप्त सचिव जो यूँ तो था सचिवालय सहायक, जिसे आजकल कहते हैं असिस्टेंट सेक्शन अफसर, उसे बना लिया गया था आप्त सचिव, जबकि ये गजेस्टेड पदाधिकारियों का पद होता है मगर मुख्यमंत्री की अपना विशेषाधिकार होता है कि वो किसी को भी रख सकते हैं उस पदों पर। तो दूसरा R उनका अपना आप्त सचिव और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण R जो निशाने पर हमेशा से है, आज से नहीं, जब रघुवर दास का सरकार था और उस समय जब सरयू राय जी उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। जी हाँ, तीसरे R हैं रघुवर दास और इस तीनों RRR पर वो लगातार करते रहते हैं प्रहार। अब आइए हम लोग एक बार ज़रा सा बैकग्राउंड स्टोरी भी जान लेते हैं। बैकग्राउंड स्टोरी कुछ इस तरह से, यूँ तो अवैध खनन का जो मामला है वो 2015 के समय से आने लगा था, जबकि प्रेम प्रकाश की कंपनी के द्वारा जो माइनिंग्स हो रही थी तो उस समय से ही विरोध में कुछ लोगों ने शिकायतें शुरू कर दी थी। फिर बाद में एक मजबूत शिकायत हुई जो कि सैयद अरशद नसर नाम के एक शख्स ने किया था कंप्लेन, और उस पर हाई कोर्ट में रिट भी हुई थी। और उस हाई कोर्ट रिट के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एक वैज्ञानिक थे राजीव रंजन, और यहाँ के स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और भी 1-2 संस्थाओं के पदाधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनी थी। और इस संयुक्त समिति ने जांच करके सरकार को रिपोर्ट दी थी। वहाँ पर खनन से मामला जो जुड़ा हुआ जिस पे शिकायतें आ रही थी, शिकायतें कुछ इस प्रकार की थी सैयद अरशद नसर जी की, लगातार जो खनन हो रहा है उसके वजह से वहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ, जो वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता है, जो वहाँ की नेचुरल जो रिसोर्स है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो नष्ट होती जा रही है। और इसी कारण से उन लोगों ने इस खनन को लेकर के शिकायत की थी कि यहाँ पर जो वैध खनन हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा अवैध खनन हो रहा है और जिसमें कि रातों रात पहाड़ों को गायब किया जा रहा है। तो जब संयुक्त समिति, केंद्रीय समिति आई जो कि उसमें केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे और कुछ वैज्ञानिक भी रहे, जिसमें प्रमुख वैज्ञानिक राजीव रंजन जी रहे, और यहाँ के स्थानीय जो पदाधिकारियों का दल रहा, और साथ में यहाँ के स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो
उस समय के तत्कालीन पदाधिकारी रहे, उन्होंने जांच करके रिपोर्ट दिया कि सच में यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, अवैध खनन हो रहा है। तो उस पर जांच के आदेश सरकार देने की प्रक्रिया में ही थी कि तब तक में सरकार बदल गई। ये मामला है जब सरकार उस पर जांच के निर्देश जारी कर रही थी। ये समय था 2019 का सितंबर। जी हाँ, ये वो समय था जब झारखंड में मतदान चरणबद्ध तरीके से चल रहा था। हम सभी जानते हैं कि उसके बाद 23 नवंबर को मतगणना हुई और उसमें अभी की वर्तमान यूपीए गठबंधन को बहुमत मिली और हेमंत सोरेन की सरकार बनी। तो पिछले बार जब ये सब कंप्लेन हुआ, उस पर जांच हुई और रिपोर्ट आया जो कि नकारात्मक था, उस पर सरकार का भी मंतव्य आया कि वहाँ पर गड़बड़ी चल रही है, अवैध माइनिंग हो रही है। तो उस समय की जितनी भी कंपनियां लीज पर खनन कर रही थी, ध्यान दीजिएगा, जितनी भी कंपनियां खनन कर रही थी लीज पर, उन सबों का लीज को रद्द किया गया। अब 2021 में आते हैं। 2019 की हम बात कर रहे थे, अब सीधे 2020 पार हो गया। 2021 के जनवरी फरवरी में फिर लीज मिलता है सभी कंपनियों को जो खनन कर रही हैं, वैध हों अवैध हों, सभी को लीज मिला। और उसके बाद हाईकोर्ट में एक रिट होता है अवैध खनन से जुड़ा हुआ, साहिबगंज का वही मामला जो सैयद अरशद नसर से शुरू हुई थी, उसी मामले पर आगे फिर शिकायत होती है। और यहाँ पर एक अधिवक्ता राजीव कुमार रिट करते हैं कि साहिबगंज में अवैध खनन हो रहा है। हाईकोर्ट उस पर जांच के आदेश देती है राज्य सरकार को और उसमें पदार्पण होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पदाधिकारियों का, क्योंकि अवैध खनन हो या वैध खनन हो, बहुत बड़े अमाउंट में पैसों का यहाँ पर लेन देन होता है। तो कहीं यह लेन देन अवैध तो नहीं है, यही जानना और उसी अवैध धन के निस्तारण पर रोक लगाना ईडी का काम है। उसे पकड़ना, अगर कोई दोषी आदमी है जो अवैध तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो उसे पकड़ना ईडी का काम है। ईडी का पदार्पण होता है अकाउंट्स के बड़े भारी ट्रांजैक्शंस को देखते हुए और ईडी अपनी जांच शुरू करती है। और उसके बाद जो मामला सामने आता है जांच के क्रम में वो ये होता है कि सच में यहाँ पर वैध से कई गुना ज़्यादा बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा। और इसीलिए चूँकि यह जो ईडी के जांच का दायरा है वो उस कंप्लेन पर आधारित है। जैसे मान लीजिए कि रास्ते में कोई क्राइम होता हुआ दिखा, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब पुलिस गया और किसी को भी रैंडमली पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। एक संवैधानिक तरीका है, एक प्रक्रिया होती है कि कोई शिकायत किया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो वैसे ही जो शिकायत थी वो हेमंत सोरेन सरकार जब बनी उस समय जो लीज रद्द हुआ था और उसके बाद ये जो आपका लगभग 1.25 से 1.5 साल का जो एक समय का अंतराल है, इस दौरान में जब लीज फिर से आवंटित हुआ और उसके बाद जब खनन होना शुरू होता है तो इस दौरान में खनन नहीं होना चाहिए क्योंकि लीज रद्द हो गया था। फिर लीज मिली तो खनन होना चाहिए, मगर पाया ये जा रहा है कि खनन रुका ही नहीं कभी। ये है असली घोटाला, जिस चीज़ के वजह से जो सवाल बार बार उठ रहे हैं। कई लोगों ने पूछा, नारे भी लगा दे रहे हैं लोग बिना जानकारी के कि ईडी-सीडी गलत है, ईडी-सीडी करते हैं देश के केंद्रीय सरकार, जो कि जब भी राज्य सरकार उनके खिलाफ होती है या उनकी अपनी नहीं होती है। मगर ईडी कुछ तथ्यों के आधार पर ही जांच करेगी। ईडी भी कोई मतलब विदेश से आया हुआ कोई संगठन थोड़ी है, इसी देश की एक संवैधानिक संस्था है जो कि नियमों पर काम करती है। शिकायत हुई, ईडी के जांच के लायक वो मामला था, इतने भारी मात्रा में वहाँ पैसों का लेन देन हो रहा था और एक अवैध व्यापार से हो रहा था। अगर वैध व्यापार से होता तो भी ईडी जांच करती, उसके बाद क्लीन चिट मिलता, वहाँ पे फिर कोई मामला नहीं बनता। मगर ईडी ने उसे संज्ञान में लेकर जांच किया, छापा मारा, नकदी पकड़ा, दस्तावेज जब्त किए और अब चार्जशीट के प्रक्रिया में है। ये वर्तमान स्थिति। और अब आते हैं मुख्य कहानी पर। तो जो लगातार
2 सालों के इधर क्षमा चाहूँगा, इधर जो 1.25 से 1.5 साल का जो ये अंतराल होता है, इस दौरान में जो लगातार अवैध खनन चलता रहा, उन्हीं कारणों के वजह से ईडी इसी हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल की जांच कर रही है कि इस समय माइनिंग डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में कितना माइनिंग हुआ है और कितना माइनिंग होते हुए पकड़ा जा रहा है, कितने पैसे का लेन देन हुआ, कितनी माइनिंग हुई है, कितने स्टोन चिप्स यानी कि सामान्य भाषा में कितने गिट्टी, कितने बालू, कितने पत्थर, जिसे कि झारखंडी भाषा में बल्डर भी कहते हैं, वो सारे कितने मात्रा में माइनिंग्स करके निकाले गए और उसे यहाँ से लेके विदेश के बाज़ार तक में बेचा गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जहाज़ मिला था जिसके द्वारा यहाँ से गिट्टी और चिप्स और बालू को बांग्लादेश में बेचा जा रहा था। मामला कितना बड़ा हो सकता है आप समझ सकते हैं कि यहाँ से बांग्लादेश बेचा जा रहा है। अब कोई 1-2 छोटा मोटा ट्रक या ट्रॉली या लॉरी भर कर तो बेचा नहीं जाएगा बांग्लादेश, बहुत भारी मात्रा में सप्लाई की बात आएगी, तभी यहाँ से बांग्लादेश सप्लाई की बात होगी। तो यह सब चला है और अब एक जो नया एंगल उभर कर आया है कि यह अवैध माइनिंग का जो जांच चल रहा है, जो शब्द है प्रचलन में अवैध माइनिंग, तो ये अवैध माइनिंग रघुवर दास जी के ज़माने में वही प्रेम प्रकाश जो अभी हिरासत में है, वही प्रेम प्रकाश जो सत्ता के गलियारे का सबसे बड़ा दलाल कहा जा रहा है, जिसको कि इतना पावर हो गया था, इतनी शक्ति आ गई थी कि वो IAS IPS पदाधिकारियों का दरबार लगाता था और उन्हें उनका मनपसंद पदस्थापन दिलाता था, उनको मनपसंद ऑर्डर्स दिलाता था, इतना शक्तिशाली हो गया था। ये रघुवर दास जी के ज़माने का चमत्कार नहीं है, ये एडिशन अपग्रेड है। ये एडिशन एग्जिस्ट कर रहा था रघुवर दास के ज़माने में भी, उस समय भी ये उतना ही शक्तिशाली था। इसी वजह से सरयू राय लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जांच का दायरा बढ़े और जांच के इस दायरे में वो RRR भी आए, रघुवर दास, राजबाला वर्मा और राकेश चौधरी भी। और जो उनका प्रयास है उससे लग रहा है कि रघुवर दास भी इस दायरे में आएंगे, आज न कल आएंगे, और हो सकता है कि रघुवर दास को भी जेल की हवा खानी पड़े, क्योंकि अगर जांच होगी और ऐसा ही मामला आएगा तो आज अगर वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाने का, मुख्यमंत्री पद से हटने का, इस तरह की बातें हो रही हैं, अगर यही काम रघुवर दास के ज़माने में भी हुआ है तो रघुवर दास को भी जेल जाना पड़ सकता है। और कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भले रही हो रघुवर दास और सरयू राय के बीच में, मगर अगर रघुवर दास के समय में ऐसा ही गलत हुआ है, अवैध माइनिंग हुई है, तो रघुवर दास को भी जेल जाना पड़ सकता है। ये है आज की ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए दर्शकों, कि अवैध माइनिंग का ये दायरा जांच का जिस दिन बढ़ा, रघुवर दास गिरफ्त में होंगे, जांच के क्रम में होंगे और उनके यहाँ भी छापा पड़ने से लेकर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ तक बात जा सकती है। तो हमारी इन खबरों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर से बताएं। हमारी खबर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमें फॉलो भी ज़रूर से करें। और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं भी अजत पिंटू। फिलहाल इतना ही।